Welcome to my channel 30 minute and I am Pawan. I am a chartered accountant. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 11th क्लास का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जब हमने जहाँ पर छोड़ा था. ओके, मिस्टर सनराइज स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद रुपीज 5 lakh एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. So this is the capital which he has invested in his business. So first question is what is the amount of capital with which Mr. Sunrise started business? तो उसने जो स्टार्टेड अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कितने कैपिटल से किया, वो है 5 लाख रुपए, है ना. मिस्टर सनराइज स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी, ट्रेडिंग करेगा स्टेशनरी आइटम में विद रुपीज 5 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वही हमारी कैपिटल होती है. Of which he paid rupees 1 lakh for furniture. Furniture is fixed assets. It is not for trading. So next question is second, what are the fixed assets he bought? तो उसने क्या लिया, फर्नीचर लिया है 1 लाख रुपए का, दैट इज हिज फिक्स असेट्स. और उसने 2 लाख रुपए का फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम. स्टेशनरी का उसका बाइंग सेलिंग का बिजनेस है, तो उसने क्या लिया है, स्टॉक, मतलब जो परचेज किया उसने 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री की है, उसकी वो ट्रेडिंग करेगा. तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज. अभी उसने 2 लाख रुपए का लिया है गुड्स, आगे चल के देखते हैं कितना लेता है. ही एम्प्लॉयड ए सेल्स पर्सन एंड कलर, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड रुपीज 5,000 एज देयर सैलरी, तो 5,000 रुपए की सैलरी दिया उसने. आउट ऑफ स्टेशनरी बोर्ड ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर रुपीज 1,50,000 फॉर कैश, सम अदर स्टेशनरी फॉर 1 lakh फॉर क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि. ये उसने सेल करी है 2.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की उसने कैश में करी है और 1 लाख रुपए की उधार दी है मिस्टर रवि को. तो मिस्टर रवि उसका डेटर है ना. सब्सिक्वेंटली ही बोट स्टेशनरी आइटम 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस. अब उसने पहले 2 लाख रुपए का माल लिया था फर्नीचर, और 1 लाख रुपए का फर्नीचर और 2 लाख रुपए का माल लिया था उसने, इन्वेंट्री ली थी. और फिर अब उसने ही बोट स्टेशनरी आइटम 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस. अब उसने मिस्टर पीस से उधार लिया है माल, 1.5 लाख रुपए का. तो टोटल उसने परचेज करी है 3,50,000 की. तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है 3,50,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज? द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज इज 3,50,000. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम. उसने क्या किया, पहले जो 2 लाख का माल लिया उसने कहीं नहीं लिखा हुआ उसने उधार लिया, तो हम मान के चलेंगे नकद लिया उसने. लेकिन आगे जो उसने 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 का जो माल लिया उसने, वो लिया मिस्टर पीस से उधार में. तो मिस्टर पीस उसके हु इज द क्रेडिटर, मिस्टर पीस इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम. अमाउंट पेबल टू हिम इज 1,50,000. आगे चलते हैं. इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज ए फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट 30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी. अब दुकान में आग लगी अगले महीने के पहले हफ्ते में, और 30,000 रुपये का माल उसका जल गया. अभी तक उसने क्या किया था, 5,000 रुपये सैलरी दी थी स्टाफ को, है ना. अब आगे चलते हैं. पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या हुआ उसके, सिर्फ 5,000 रुपये उसने क्या दिया, सैलरी दिया, दैट इज हिज एक्सपेंस. फिर आता है व्हाट इज द गेन ही अर्न. अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कि जब हम नॉर्मल रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो हमें सेल परचेज पर प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट हुआ है. जब हम नॉर्मल जैसे स्टेशनरी के आइटम अगर बिजनेस कर रहे हैं, स्टेशनरी आइटम खरीदते बेचते रहते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट होगा उस पर हम उसे प्रॉफिट कहते हैं. जब हम वर्ड गेन यूज करते हैं इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आई है जिसके ऊपर हमें गेन हुआ. तो गेन कब हुआ, ए पार्ट ऑफ मशीनरी विच कॉस्ट रुपीज 40,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 45,000. 40,000 रुपये की मशीनरी थी, कोई पार्ट था मशीनरी का, वो उसने क्या किया 45,000 में बेच दिया. कोई ओल्ड मशीनरी होगी कोई, तो 5,000 रुपये जो उसे प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, वो उसे हम कहेंगे गेन, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस नहीं था उसका रेगुलर. अब नीचे चलते हैं. व्हाट इज द लॉस ही इनकर्ड. अब 5,000 रुपये का तो उसने सैलरी दी थी, वो था एक्सपेंस, है ना. लॉस क्या हुआ था, जो फायर एक्सीडेंट हुआ था, और 30,000 रुपये का माल जो उसका जल गया था, 30,000 रुपये का माल उसका टोटल लॉस. हु इज द डेटर, व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम. डेटर है जी हमारे मिस्टर रवि, जिनको 1 लाख रुपए का माल उधार दिया था. हमने लिखा आउट ऑफ स्टेशनरी पोर्ट ही सोल्ड सम स्टेशनरी 1,50,000 फॉर कैश,
फ्रॉम अदर स्टेशनरी 1 लाख फॉर क्रेडिट बेस्ड मिस्टर रवि। मिस्टर रवि को उधार माल दिया था 1 लाख रुपए का, तो मिस्टर रवि हमारे डेटर है और 1 लाख रुपए उनसे हमें लेने हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना हो गया आपका 5,000 रुपए जो आपने सैलरी दी है क्लर्क को, और लॉस कितना हुआ 30,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 35,000। टोटल लॉस एक्सपेंसिव लॉस हो गया हमारा 5,000 प्लस 30,000 दैट इज 35,000। तो ये हमने यहाँ पे वर्ड में भी लिख रखा है, तो हम इसको अभी चला देते हैं धीरे धीरे ताकि वीडियो में नज़र आ जाए। और फिर आता है डिटरमाइन इफ द फ्लोइंग आर एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस और नॉन ऑफ दिस। सेल्स है हमारी रिवेन्यू। नेक्स्ट आता है डेटर। डेटर होते हैं हमारी एसेट्स, क्रेडिटर्स होते हैं हमारी लायबिलिटी, सैलरी टू मैनेजर होता है हमारा एक्सपेंसेस, एंड डिस्काउंट टू डेटर्स ये भी हमारा खर्चा होता है, तो ये एक्सपेंसेस हो गया। ड्राइंग बाय द ओनर। अब जैसे बिजनेस में कैपिटल लगाई उसने 5 लाख रुपए, अगर उसमें से कोई ड्राइंग कर ली उसने, तो वो ना तो एक्सपेंसेस है ना इनकम है, ना वो एसेट है ना लायबिलिटी है, तो वो नो, वो कुछ भी नहीं। तो ये हमने वर्ड में यहाँ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख। व्हाट आर द फिक्स असेट्स। फिक्स असेट फर्नीचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज 2 लाख 1,50,000 टोटल 3,50,000। हु इज द क्रेडिटर Mr. Peace. What are the expenses 5,000. What is the gain he learned. Machinery sold 45,000, cost of machinery 40, gain 5,000. What is the loss he incurred 30,000 due to fire. Who is the debtor Mr. Ravi 1 lakh। ये इसलिए हम वीडियो में दिखा रहे हैं ताकि आप अगर कॉपी में उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, और नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है अगर वीडियो में देख रहे हैं तो। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस 5,000 प्लस 30,000 35,000। क्लासिफिकेशन इसमें दे दिया हमने। ओके आगे चलते हैं। ये समरी है जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो इसके भी आंसर हमने वर्ड की फाइल में लिख लिए हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या की प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा बैलेंस शीट एंड P&L, उसके हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एंड प्रोडक्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही मतलब एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके अंदर हमारा सब कुछ आ जाता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। फिर आता है एन्यूमरेट मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस जो हम P&L अकाउंट बनाते हैं, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहला काम किया है मेंटेन रिकॉर्ड, मेकिंग P&L, मेकिंग बैलेंस शीट एंड प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है यूजर को देना। 4 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। हु आर द यूजर्स इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया आपके मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड ओनर। ओनर्स को हम इन्वेस्टर भी बोलते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, इसको आप कह लो शेयर होल्डर। इन्वेस्टर को कई बार लोग एक्सटर्नल भी बोलते हैं। ओनर हो गया, शेयर होल्डर एक ही बात है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, आपके हो गए डेटर और बैंक एक्सेट्रा। फिर आता है स्टेट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर। उनको क्या चाहिए, एक तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए सबसे पहले कि बिजनेस में प्रॉफिट है तभी लगाएंगे पैसा, वो उधार देंगे ताकि आप उनका इंटरेस्ट पे कर पाओ। और दूसरा एबिलिटी टू रिपे लोन्स। कई बार प्रॉफिट कम होते हैं लेकिन एबिलिटी टू पे रिपे, अगले के पास पैसा ही कितना पड़ा। कई बार कंपनी के पास कैश और मतलब बिजनेस कम होता है लेकिन उनके पास कैश और बैंक में पैसा बहुत पड़ा होता है ना। कई बार मोटी कंपनियां होती हैं, नया नया बिजनेस लगाती है, नए बिजनेस के लिए मशीनरी लेनी है, लोन लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन अगले के पास बैकअप होता है। तो एबिलिटी टू रीपे लोन्स, इसका मतलब यानी कि खाली प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे बैठा हुआ बंदा, अगले के पास पीछे का अपना बैकअप FD वगैरह भी पड़ी होती है कई बार।
तो सबसे पहला जो जो भी लोन देने वाला है वो दो चीज देखता है, एक तो आपकी बैलेंस शीट देखेगा, P&L देखेगा, और आपकी एबिलिटी देखेगा कि रीपे करने की है या नहीं है ना। क्योंकि बैलेंस शीट P&L में अगर मान लो कैश में पैसा, कैश नहीं पड़ा, बैंक में पैसा नहीं है ना, सन्डी डेटर और क्रेडिटर ही भरे पड़े हैं, तो बैलेंस शीट में भी दम नहीं है। तो मेन बात है कि एबिलिटी टू रीपे लोन, भाई वो लोन दे सकता है या नहीं दे सकता। हु आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। एक्सटर्नल यूजर में सब कुछ लिख दिया हमने यहाँ पे, तो वही का वही आ जाएगा। और फिर आता है एनुमरेट इंफॉर्मेशन नीड्स। इंफॉर्मेशन नीड्स किस लिए चाहिए? सबसे पहले तो प्लानिंग करनी होती है मैनेजमेंट को कि कोई भी काम हम मशीनरी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे, है ना। सेकंड आता है अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, अगर मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सिलेक्ट करनी है, तो उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग, फिर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, और फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद क्या होता है, एक डिसीजन किया जाता है, भाई ये वाली प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे। मान लो हमने 4 प्लान बनाए, ABCD। अब कई बार होता है ना, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में आप आपको मतलब कोई सैमसंग कंपनी का फ्रिज लेना है या LG का लेना है, तो आप ऑप्शन करते हो ना, प्लानिंग करते हो, फिर एक डिसीजन लेते हो उसके ऊपर, भाई ये वाला फ्रिज लेंगे। तो जस्ट लाइक सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस होता है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन प्लान बनाए जाते हैं, उसमें से फिर हम एक प्लान डिसीजन मेकिंग करके उसको डिसाइड करते हैं भी ये वाला प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक प्रोसेस बनाते हो, उसे कहते हैं कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन होगा उसको कंट्रोल करना है। सारा कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया, मशीनरी लगाई, लेबर लगाई, सब उसमें क्या रिजल्ट निकला उसका, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, कि जो हमने सारा कुछ किया प्लानिंग करके, डिसीजन मेकिंग करके, पैसे भी लगाए, फंड भी लगाए, मशीनरी भी ली, लेबर भी लगाई, धंधा धंधा भी किया, उसमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो मेन इंफॉर्मेशन लास्ट में चाहिए हमें परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, यानी कि जो हम मंथली P&L या एनुअल P&L बनता है ना, कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्या उसमें घाटा हुआ, सब कुछ। फिर आता है गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू में आपका सबसे पहले आता है सेल्स, कोई भी बिजनेस होगा सेल पे ही चलेगा। फिर आता है आपका अदर इनकम, है ना। अदर इनकम में सबसे पहले आता है बैंक में अगर आपका फंड पड़ा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, FDR के ऊपर मिलेगा, सेविंग के ऊपर मिलेगा। फिर अगर और कोई इनकम आपकी, मान लो किसी कंपनी के वो पड़े हैं फ्लैट, तो उन्हें रेंट भी आता है वहां से, या उनको कमीशन आ गई, है ना, या किसी पार्टी ने मतलब उनको वो दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, भैया उन्हें उन्होंने कंपनी का माल बेचा और उन कंपनी ने उनको इंसेंटिव भी दे दिया साथ में, भाई तुमने इतने करोड़ की सेल करी है। तो अदर इनकम जितने भी सोर्स है, सेल होता है मेन, बाकी आपके इंटरेस्ट फीस, कमीशन फीस, इंसेंटिव फीस, कुछ भी आ सकता है। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर वर्सेस क्रेडिटर। डेटर वो होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना होता है, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको बिजनेस नहीं, यानी कि मालिक ने पैसा देना है। प्रॉफिट वर्सेस गेन। प्रॉफिट का मतलब होता है रेगुलर बिजनेस इनकम, यानी कि जिस चीज में आप रेगुलर सेल परचेज कर रहे हो, वो वाली आइटम में अगर आप सेल परचेज करके प्रॉफिट कमाते हो तो वो प्रॉफिट कहलाता है। इरेगुलर इनकम मतलब कोई आपने क्या किया कि कभी कोई मशीनरी का पार्ट्स बेच दिया, या आपके पास कोई ऐसी चीज थी जो आपने फिक्स, जैसे आपने बिजनेस के लिए कार खरीदी और सेकंड हैंड 1 लाख रुपए में, कल को आपने फिर सोचा नई गाड़ी ले लेता हूँ, पुरानी गाड़ी आपने 1 लाख की जगह 1.5 लाख में बेच दी, तो वो आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, उसको प्रॉफिट नहीं बोल देंगे। ये दोनों वर्ड इसलिए आए, होगा तो प्रॉफिट ही हो अल्टीमेटली, आपको जनरल लैंग्वेज में तो प्रॉफिट ही बोलते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन बिजनेस के अंदर एक सिर्फ समझाने के लिए कि अगर कोई रेगुलर आइटम में डील कर रहा है, उस पर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो प्रॉफिट है, और अगर वो इरेगुलर इनकम है उसकी तो वो गेन है, ताकि मतलब वर्ड से ही पता लग जाए हमें कि उसने किसी स्पेशल आइटम के ऊपर इनकम करी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, डू यू एग्री, गिव रीजन। नेचुरल सी बात है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर कंपेरेबल नहीं होगी तो लास्ट ईयर की हम बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से कैसे कंपेयर करेंगे। और अगर दूसरे बिजनेस के साथ हमें ये देखना है कि भाई हमारी कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है या दूसरी कंपनी ज़्यादा कमा रही है, यानी कि कोई इन्वेस्टर है जो पैसा लगाना चाहता है किसी कंपनी में, है ना, तो वो ये देखेगा भाई किस कंपनी में पैसा लगाओ, मान लो 10 कंपनी में ऑप्शन है, तो ये देखेगा भाई 10 की 10 कंपनियों की बैलेंस शीट सेम फॉर्मेट में हो, तभी वो कंपेयर कर पाएगा ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड भी कंपेरेबल, ताकि कोई बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है या हमें अपने ही बिजनेस का पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो हेल्प्स कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। उसका मतलब है एक ही बिजनेस अपनी लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहा है, और दूसरा हेल्प कंपेयर विद अदर बिजनेस, यानी कि एक आदमी 2 कंपनियों का अगर बैलेंस शीट कंपैरिजन कर रहा है तो उसका ये मतलब है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज वायलेटेड इफ इंफॉर्मेशन नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड।
अगर कोई इंफॉर्मेशन क्लियर प्रेजेंट नहीं है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा क्या करेक्टरिस्टिक है, हमारी क्या विशेषता हमारी वायलेट हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। सबसे पहला रिलीवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबल। तो उसमें से ये जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी विशेषता है वो नहीं पूरी हो रही। फिर आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज ओवर टाइम, एक्सप्लेन। पहले क्या होता था, अकाउंटिंग का रोल क्या आता, सिर्फ एंट्रियां रिकॉर्ड करना, है ना। लेकिन आज की डेट में एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पी&एल बनाते हैं, तो उसके बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। प्लानिंग और कंट्रोल होता है, अभी किस हमें प्रोडक्ट में पैसा लगाना है। क्योंकि मान लो एक एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अगर वो और कोई नया बिजनेस करना चाहती है, तो वो पहले प्लानिंग करेगी, फिर उससे ऑप्शन सेलेक्ट करेगी, है ना। तो वो सब कैसे पता लगता है हमें, उसके फाइनेंशियल डाटा से। तो आज की डेट में अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है खाली एंट्री रिकॉर्ड कर ली, बात खत्म हो गई। पूरी इंफॉर्मेशन बनाना, प्रोडक्ट वाइज अगर किसी को चाहिए, मतलब प्रोडक्ट वाइज भी पी&एल बन जाता है आजकल, है ना। आजकल कॉस्ट सेंटर आ गए हैं, तो मतलब अपने एक किसी बंदे ने 5 फैक्ट्री लगाई, पांचों फैक्ट्री का पी&एल अलग अलग बन जाएगा। तो किसी में भी देख सकता है कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, नहीं चल रही है। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, सेकंड है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तीसरा सपोर्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन। एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स आपको पता है ये लॉन्ग टर्म असेट होती है, बिल्डिंग जैसे जो हम नॉर्मल सेल परचेज के लिए नहीं खरीदते, उन्हें यूज करते हैं बिजनेस में ताकि रिवेन्यू अर्न हो, या बिजनेस के पर्पज से यूज की जाती है ना। जैसे प्लांट मशीनरी तो लेते हैं हम अपनी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन बिल्डिंग लेते हैं, वहाँ पे स्टाफ कैसे बैठेगा, है ना। फिर आता है रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब है जो आपकी रेगुलर इनकम है, जैसे कि आपकी सेल हो गई। फिर आता है एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस का मतलब जो भी आप खर्चे करते हो, जो भी आप मनी स्पेंड करते हो इनकम को अर्न करने के लिए, रिवेन्यू पाने के लिए। फिर आता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है जो 12 महीने से कम की होती है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। और जो 12 महीने से ज़्यादा की, यानी कि 12 महीने से कम की है, जो आपको 12 महीने से पहले पे करनी है। जैसे आपके सैंडी क्रेडिटर फॉर परचेजेस होते हैं, वो आपको 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने इतना उधार देते हैं, तो आपको मतलब 1 साल से पहले पहले उधार चुकाना है। ऐसे ही आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है बैंक की, है ना, वो भी आपको क्लियर करनी होती है। लेकिन जो आप बैंक से लोन लेते हो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, वो आपको लोन क्या करना है, धीरे धीरे देना है, सारा का सारा नहीं देना, 7-8 साल में चुकाना है। ऐसे ही जो आप उससे क्या कहते हैं, डिबेंचर होते हैं, जब डिबेंचर इशू कर देती है कंपनी, तो वो भी लोन है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आते हैं, लोन आते हैं जो आपने कई सालों में चुकाने हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या आता है, छोटे मोटे मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई, या सैंडी क्रेडिटर हो गई, या कि आपने जैसे कि बिजली का बिल है अगले महीने देना है हमें, है ना, ये लायबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल इज द मेन थिंग। लायबिलिटी साइड में दो चीजें होती है, बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में दो चीज होती है, कैपिटल होता है और एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और एसेट साइड में आपका आता है फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स, है ना। फिक्स असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। फिर आता है डिफाइन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिवेन्यू, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस, एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू। इसको आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन में आंसर दे रहे हो तो आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर दो और 2-3 एग्जांपल दे दो। सिंपल में रिवेन्यू का मतलब यह है कि जो भी आप सेल परचेज करते हो बिजनेस में, उससे जो आपको इनकम अर्न होती है वो रेगुलर इनकम मतलब। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप मनी स्पेंड करते हो, है ना, खर्चे बियर करते हो रिवेन्यू पाने के लिए, है ना। अगर कोई मालिक अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है, तो वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो उसका मतलब उसकी ड्राइंग में चला जाएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि आपने रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, या रिवेन्यू को आपके बिजनेस रिवेन्यू आए, उसके लिए आपने खर्चा किया। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट की ताकि मेरी सेल बढ़े, है ना। आप स्टाफ हायर करते हो मार्केटिंग टीम को ताकि सेल बढ़े। फिर आपने ऑफिस खोला है ताकि टीम यहाँ पे बैठ के काम करे बिजनेस के लिए। और फिर आपने बिजली का बिल पे करते हो तो कि दफ्तर के बिजली का बिल भी आएगा, ये सब एक्सपेंसेस है जो आप बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हो, यानी कि रिवेन्यू पाने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हो, खाली रिवेन्यू पाना नहीं है, बिजनेस को चलाना भी तो है। Why should student learn accounting? To understand business transaction, to analyze financial performance, to help in decision making. मतलब स्टूडेंट को अकाउंटिंग क्यों सीखनी चाहिए। आजकल अकाउंटिंग खाली रिकॉर्डिंग पे नहीं रह गई ना, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी भी है सारी समझ होनी चाहिए उसको।
और टू एनालाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि बैलेंस शीट P&L जो वो बनाएगा उसको एनालाइज करना भी आना चाहिए। फिर टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब उसको भाई अगर डिसीजन लेना है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या कौन सी कंपनी फर्दर कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, या कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कई तरह के डिसीजन होते हैं। इनके अलावा भी कई चीजें हैं जिनके लिए उनको अकाउंटिंग सीखनी चाहिए, है ना। अब तो आते हैं लॉन्ग आंसर पे। व्हाट इज अकाउंटिंग, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, माइनिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, ये सब हमने पढ़ लिया। अब ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फिर फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनाना, और उसी इंफॉर्मेशन को यूजर को देना। तो ये शॉर्ट आंसर में भी था और ये लॉन्ग आंसर में, अगर लॉन्ग आंसर में आता तो आप इसको एलैबोरेट भी और भी कर सकते हैं, विद एग्जांपल समझा सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच नेसेसिटेटेड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। भाई सिस्टमैटिक अकाउंटिंग जरूरत क्यों पड़े, जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो हर कोई अगर अपने अपनी एंट्री करेगा, अपने अपने फॉर्मेट में करेगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो क्या हुआ, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग बिकेम नेसेसरी ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। सबसे बड़ा इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस। अब छोटा बिजनेस है तो आप बना लोगे भाई 4 पेज की कॉपी में लिख लोगे किससे पैसे लेने हैं किससे देने हैं। लेकिन अगर मान लो मेरी महीने की 1000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, मैं 1000 से ज़्यादा सेल बिल काट रहा हूँ, कस्टमर मेरे 1000 से ऊपर हैं, मैं कहाँ मेंटेन कर पाऊंगा इतना मैनुअली या ये कॉपी के ऊपर लिख लिख के। तो एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग होगी, प्रॉपर लेजर वेजर बनेंगे, मतलब तभी पता लगेगा ना भी क्या हो रहा है बिजनेस में, किससे पैसा लेना है किससे नहीं लेना, है ना। लार्ज स्केल बिजनेस हो गया आपका, तो जैसे जैसे बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। नॉर्मली भी हम जनरली बात करते हैं, वो जब बिजनेस बढ़ जाता है तो हमें स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना। फिर आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। आज की डेट में जो ट्रांजेक्शन है वो इतनी सिंपल नहीं है। मानिए आप भाई जैसे आप हुंडी करवाते हो, बिल डिस्काउंट करवाते हो, बैंक से लोन भी ले रखा है, तो कई सारी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं जो मतलब साइमल्टेनियसली चलती रहती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, सिर्फ 2-4 होती थी, लोग आते थे, कैश लिया, सामान लिया, चलते बने। अब तो आजकल उधार है, फिर वो चेक भी दे के जाएगा आपको, फिर पीडीसी भी दे के जाएगा, फिर क्रेडिट कार्ड से भी ट्रांसफर हो रहा है, फिर यूपीआई से भी पेमेंट आ रही है। तो कितना मैसअप हो जाता है अगर मान लो रोज की एंट्री क्लियर ना हो, किससे पैसे आए थे, कैसे पैसे आए थे, किसको दिए, कहाँ गए, है ना। तो ट्रांजेक्शन जो है आज की डेट में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, ऑनलाइन भी आ चुका है सब कुछ, इसलिए जो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करना बड़ा जरूरी है। आजकल तो बैंक में जैसी पेमेंट आती है उसमें एंट्री हाथों हाथ होती है डेली की डेली। फिर आता है लीगल रिक्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया, इनकम टैक्स का भी रूल है, कंपनी लॉ का भी रूल है कि आपको बुक्स मेंटेन करनी है और एज पर कंपनी लॉ करनी है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट करनी है। फिर आता है नीड फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, आप अभी फ्रॉड कैसे अवॉइड करोगे, आपके सारे लेजर अपडेट होंगे, आपकी बुक्स अपडेट होंगी सारी। अगर सिस्टमेटिक अकाउंट नहीं बना होगा और कच्चे पेपर के ऊपर काम चल रहा है, या 2-4 एंट्री कोई नोट करना भूल गया, तो वो तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, फिर ऑडिट होगा, है ना। तो सब चीजें तभी हो पाएंगी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग जब हम फॉलो करेंगे। फिर हमें कोई फ्रॉड हो रहा है या कुछ हो रहा है, बिजनेस कितना मतलब सक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा, तो कंट्रोलिंग ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करनी है, हमें अपने एक्सपेंस को कैसे कम करना है, सेल को कैसे बढ़ाना है, कई सारे डिसीजन है। तो वो सब तभी ले पाएंगे जब हम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करेंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब ओनर्स आर नॉट ऑलवेज मैनेजर्स। कई बार बड़ी कंपनियों में क्या होता है, जो बड़े टाटा बिरला जैसी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, वो खुद तो काम करते नहीं, वो नीचे मैनेजर रखते हैं। अब मान लो मैनेजर काम कर रहे हैं, अगर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग ये प्रॉपर तरीके से अकाउंट से ना बने, फिर तो किसी को मालिक को समझ ही नहीं आएगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा उसको। तो इसलिए जो भाई हर दफ्तर में आजकल सीए रखे जाते हैं, है ना, अकाउंटेंट रखे जाते हैं पढ़े लिखे। आजकल पहले होता था मुनीम रख लेते थे जिनको आज की डेट का अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है ना। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए, बीबी, टैली, सैप, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब सिस्टमेटिक अकाउंटिंग के लिए बने हैं, और मालिकों को इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है। फिर आता है डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर। अब जितने भी आपके एक्सटर्नल यूजर हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले आता है इन्वेस्टर, यानी कि जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाना है। उन्हें चाहिए भैया कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना कमा रहा है, एंड रिस्क टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट, मतलब कितना रिस्क है इस बिजनेस में। अब मान लो कोई बंदा ऐसी चीज में डील कर रहा है जो जैसे आज की डेट में ही था, मतलब जैसे पेट्रोलियम कंपनी है,
अब पीछे से ईरान से वॉर चल रही है, आना बंद हो गया, तो रिस्क भी साथ अटैच है उसकी। लेकिन पेट्रोल के बिना मतलब काम भी नहीं चलेगा सबका। पेट्रोल ऐसी चीज है जो रोज बिकेगी। वो बात अलग है, अभी वॉर चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन पेट्रोल ऐसी चीज है जो रोज बिकेगी, तो रिस्क कम है। यानी कि बिजनेस एवरग्रीन रहेगा, एवरी टाइम प्रॉफिटेबल में ही रहेगा बिजनेस, क्योंकि पेट्रोल तो रोज बिकेगा, पेट्रोल की सेल तो कभी कम होनी नहीं। तो इसलिए जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, और जितना रिस्क होता है बिजनेस में वो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्वेस्टर को। क्रिएटर को क्या चाहिए? वो ये देखते हैं भैया ये मेरे पैसे दे सकता है नहीं दे सकता, माल 3 महीने की उधार दूंगा, 3 महीने बाद कंपनी छोड़ के बंद करके भाग तो नहीं जाएगा। तो वो ये देखते हैं भाई इसकी पेमेंट टर्म क्या है, और बिजनेस में उनकी बैलेंस शीट में ये देखते हैं भाई कैश कितना है इनके पास, है ना। अगर मैंने इनको भाई 1 करोड़ का माल दे दिया, कल कोई लेके ही भाग गए तो उनकी बैलेंस शीट में अगर पड़ा है उनके पास 1-2 हज़ार करोड़ पड़ा है बैंक के अंदर, इसका मतलब सॉलिड कंपनी है ना। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के तो बैंक बैलेंस ही बहुत मोटे होते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी। दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन एंड इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस। तो कौन कौन सी है? एक तो हमारी आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहाँ पे हमारा आरओसी का रिटर्न जाती है ना, एनुअल रिटर्न जाती है कंपनी की। और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक जीएसटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जीएसटी की रिटर्न जाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है। फिर कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, वो भी मांगता है बैलेंस शीट। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वाले हैं, वो भी मांगते हैं भाई कितनी कितनी फैक्ट्री खुली हुई है एक ही इलाके में, कितनी कंपनियां खुली हुई हैं, क्या क्या बेच रही हैं। ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास होता है। फिर आता है कस्टमर। कस्टमर यानी कि डाटा, वो ये देखते हैं हम इस कंपनी का माल बेच तो रहे हैं, लेकिन ये कंपनी कल को भाई भाग गई और हमारे जो कस्टमर बंदे बनाए वो तो छूट जाएंगे, क्योंकि कल को दूसरी कंपनी भी अगर वो माल नहीं सप्लाई कर रही, तो उन्हें क्या होता है, मान लो जैसे हम किसी से आज माल खरीद रहे हैं या किसी को माल बेच रहे हैं, तो मेरे कस्टमर ये सोचेंगे ना मेरे को तो माल की डिलीवरी रेगुलर आनी चाहिए, है ना। अगर वो कंपनी में स्ट्रोंग है, रेगुलर सप्लाई कर सकती है, तभी वो मोटा माल उठाएंगे। नहीं तो वो क्या करेंगे, 4 लोगों से माल लेते रहेंगे, ताकि कल को एक कंपनी देना बंद भी कर देगी या रेट बढ़ा देगी कुछ है ना, कंपनी बंद हो जाती है कई बार। तो वो कस्टमर हमेशा जितने भी हमारे वो ये देखते हैं कि ये कंपनी पीछे से सप्लाई बंद ना कर दे, फ्यूचर का सोच के चलते हैं। पब्लिक एंड अदर एजेंसीज। कई एजेंसीज होती हैं, एनजीओज होते हैं भाई, कोई जैसे कंपनी पोल्यूशन फैला रही है या कुछ कर रही है, वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है नहीं दिखा रही है, वो क्या प्रोडक्ट दिखा रही है। तो कंपनी जो अपनी एनुअल बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें नोट्स में लिखा होता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इनसे इतना पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। तो कई गवर्नमेंट एजेंसी या नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां इस चीज में देखती हैं, जैसे कई लोग एसिड बनाते हैं फेंक देते हैं नदियों के अंदर, कुछ केमिकल बनाते हैं, तो कई केमिकल से जहर भी वातावरण में आ जाता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है एकदम, है ना। तो पब्लिक एंड अदर एजेंसी ये भी देखते हैं भी उस कंपनी की प्रोडक्ट से सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है मतलब। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट? एक्सप्लेन टाइप ऑफ एसेट्स। एन एसेट इज ए रिसोर्स owned बाय बिजनेस। तो पहली चीज क्या है कि कोई भी एसेट यानी कि संपत्ति वो बिजनेस की अपनी होती है, तभी वो एसेट है। सपोज करो एक बिल्डिंग है, आपने किराए पे ले रखी है, तो आपकी एसेट है नहीं, क्योंकि आपने किराए पे ले रखी है। लेकिन अगर बिल्डिंग खरीद रखी है तो वो एसेट आपकी है। अब एसेट दो तरह की होती है, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो वो होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है साल के अंदर कई बार, जैसे कि सन्डी डेटर, बैंक कैश, इनका बैलेंस चेंज होता रहता है। नॉन करंट एसेट्स वो होती है जिनकी जो वैल्यू है वो हमेशा मतलब चेंज नहीं होती, चेंज होती है जैसे डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ लगता है, तो 1 साल बाद चेंज होगी। मतलब साल के अंदर बार बार चेंज नहीं होगी, वो 1 साल के बाद चेंज होती है उनकी वैल्यू, है ना। जैसे जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो रिटर्न ऑन वैल्यू उनकी साल बाद ही चेंज होती है। और दूसरी बात, करंट असेट्स क्या होता है, हमें शॉर्ट टर्म होती है, मतलब वो 1 साल के अंदर खत्म भी हो सकती है। अब कई बार क्या होता है, बैंक बैलेंस आपका मान लो 1 लाख रुपए पड़ा है, कल को हो सकता है 10 रुपए भी आ जाए, है ना। अब लेकिन जो आपके फिक्स असेट्स है, जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदी, वो आपकी कई साल तक रहेगी आपके पास। तो एसेट जो है वो रिसोर्स आउंड बाय द बिजनेस, पहली कंडीशन। दूसरा, विच हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तब आपकी एसेट है वो, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू है। अब सपोज करो आपने कुत्ता ले लिया एक, लिएगा वो 5-6 साल, तो वो क्या वो आपकी एसेट है? नहीं, क्योंकि उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है आपके लिए, है ना। आपने मतलब अगर कोई ले लेता कंपनी, वो कहे मेरी एसेट है, तो वो एसेट नहीं है। वो ना तो रिसोर्स है, ना तो उससे आप कुछ कमाओगे, है ना, ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी।
वो तो अगर मान लो आज मर गया कुत्ता तो जीरो है। लेकिन अगर कंपनी गाड़ी लेती है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, सबको पता है भी कंपनी की वारंटी है 2 साल 4 साल की, और ये गाड़ी बंदा चलाएगा, उसके बाद सेकंड हैंड गाड़ी भी बिक जाएगी, है ना। तो अब मान लो जैसे कई लोग क्या करते हैं, पेंटिंग ले लेते हैं। तो पेंटिंग आपकी फिक्स असेट्स नहीं है ना। अगर मान लो किसी ने पेंटिंग ले भी ली, उस पेंटिंग से क्या हो रहा है, ना तो आप कुछ बिजनेस कमा रहे हो, ना कोई आपकी रिवेन्यू बढ़ने वाली है उससे, ना कोई बिजनेस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एन एसेट इज ए रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब यही होता है कि जिससे आप रिवेन्यू कमाओगे। एन एसेट इज ए रिसोर्स owned by a business which has some economic value and can provide future benefit। आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी वो। अगर आज मेरे पास बैंक बैलेंस है तो मेरे को ये नहीं है कि वो आज ही आज बैलेंस है, मतलब उस पैसे से मैं 3 महीने बाद भी कुछ ले सकता हूँ, 4 महीने बाद भी ले सकता हूँ, 5 महीने बाद भी ले, साल बाद भी ले सकता हूँ, तो मेरे को उससे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। अब जैसे गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में जो मालिक है रोज आएगा जाएगा, है ना, कई साल काम चलेगा। तो 4 चीजें हैं जो एसेट होता है आपका, एक तो रिसोर्स होता है, फिर आउंड बाय बिजनेस, ओनरशिप होनी चाहिए उसकी, अगर किराए की है तो वो रिसोर्स मतलब एसेट नहीं है, और उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए बुक्स में। अब कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू नहीं है तो आप नोट कैसे करोगे बुक्स में से। और चौथा है कि उसका कुछ फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। अब दो तरह की एसेट हमारी आती है, फिक्स एसेट एंड फिक्स एसेट्स, सॉरी फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तीसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। एक तरह से ये फिक्स एसेट्स के नीचे ही आता है। फिक्स एसेट्स दो तरह की होती है, नंबर वन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, जो फिक्स एसेट्स है हमारी वो दो तरह की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जो हमें देख, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया। इनटेंजिबल जो हमें देख नहीं सकते लेकिन उनकी वैल्यू, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना। फिर आता है करंट असेट्स। द असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। फिक्स असेट जब आप लेते हो तो उसको बेचते नहीं हो आप, है ना, 4-5 साल रखोगे फिर बेचोगे, यूज करोगे उसे बिजनेस के लिए। करंट असेट्स को हम क्या करते हैं, वो चेंज होती रहती है उनकी वैल्यू, और उन्हें हम बेच भी सकते हैं। जैसे कि आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक लिया आपने, है ना, जो आपने माल खरीदने बेचने के लिए लिया है, उसको आप खरीद बेच करते रहोगे, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हर साल। आपकी इन्वेंट्री कभी जीरो नहीं होगी, मतलब 1 लाख की होगी, 1.5 लाख होगी, 2 लाख, ऐसे चेंज होता रहेगा रोज। ऐसी कैश का और ऐसी डेटर का। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट। अब यही गेन और प्रॉफिट हमने ऊपर भी डिस्कस किया है शॉर्ट क्वेश्चन में। Profit, when profit is excess of revenue over expenses arising from normal business activity, that is profit. Gain is an increase in economic benefit arising from non-operating or incidental activity. तो मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो होता है वो हमारा सेल्स प्रॉफिट हो गया, जो इरेगुलर है इंसिडेंटल एक्टिविटी सेल ऑफ एसेट हो गया आपका, है ना। एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमने पढ़ी थी रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये हमारी मेन जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से, जो हमने बुक में ऊपर पढ़ा। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि दे शुड बी रिलायबल, फ्री फ्रॉम बायस। रिलीवेंस, टू बी प्रोवाइडेड इन टाइम। अंडरस्टैंडेबिलिटी, दे शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, और उसको फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दोनों कंपनियां वही फॉलो कर, सारी कंपनियां वही फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, अकाउंटिंग रूल्स हो गए, और जो फॉर्मेट दिए हुए हैं कंपनी लॉ में, इनकम टैक्स में, है ना, सबका फॉर्मेट सेम रहेगा, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। अब आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये तो वही हमने ऊपर ही पढ़े थे शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहला इंफॉर्मेशन देना, खाली रिकॉर्डिंग करना नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी कि बैलेंस शीट और P&L, है ना, कैश फ्लो, जो भी इंफॉर्मेशन बनती है, लास्ट एंड प्रोडक्ट बनता है, उसको यूजर को देना। फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। जितने भी हमारी बनती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर, क्रेडिटर वगैरह सब पढ़ते हैं, उनसे डिसाइड करते हैं भाई इसके साथ बिजनेस करना है नहीं करना। फाइनेंशियल एनालिसिस, ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? फाइनेंशियल एनालिसिस करना आसान काम नहीं होता, कई चीजें बैलेंस शीट में भी नजर नहीं आती, तो उनके सारे नोट्स, अकाउंटिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है कि भाई उनके मतलब कंपनी किस चीज का बिजनेस कर रही है। अब मान लो एक कंपनी कहती है कि मैं हर साल 50% का प्रॉफिट कमाती हूँ, सेल है उसकी लाख रुपए, है ना, तो कंपनी दमदार थोड़ी हुई।
लेकिन अगर एक कंपनी 1 करोड़ की सेल कमाती है, वो कहेगी हम हमारा प्रॉफिट 10% है, तो सोचो उसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में कई चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब डिस्कस सॉरी हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। फिर आता है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस में आपका जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, आरओसी की रिटर्न फाइल करना, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। सपोर्ट्स ग्रोथ एंड प्लानिंग। जितना भी हमारा जो बजट बनता है पिछले साल की बैलेंस शीट देख के ही बनता है। अगले साल का हमारा जो बजट बनेगा पिछले 10 सालों का, जो हम फोरकास्ट करते हैं भी आगे चल के कंपनी आज इतनी सेल कर रही है, अगले साल इतनी करेगी, ये सब उसी इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड होता है। फिर आता है मॉडर्न ग्रोथ। आज की डेट में जो सीए वगैरह हैं वो फोरेंसिक ऑडिट भी करते हैं, है ना, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। जैसे हम पहले एमबीए होते थे इस लाइन में, एमबीए मार्केटिंग देखते थे, मार्केट में ये अकाउंटिंग देखते थे, तो वो फोरकास्टिंग करते थे। लेकिन आज की डेट में जो ये फील्ड है अकाउंटिंग कितनी वास्ट हो गई है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू जो जो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो पहले कभी अकाउंट में सोचे भी नहीं जाते थे। जैसे कि फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब होता है कि फ्रॉड को चेक करना, कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, भाई कोई घपलेबाजी कर रहा है, जैसे बैंकों में हो जाती है, फ्रॉड हो जाते हैं बड़े बड़े, तो वो पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर फोरेंसिक ऑडिट कोई करवा लेता है तो अगर कोई छोटा मोटा फ्रॉड है वो पता लग जाता है, ताकि आगे मेजर फ्रॉड ना हो पाए। ई कॉमर्स में आज की डेट में अकाउंटिंग जो है, ई कॉमर्स जो आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आती है उसमें कितने फ्रॉड होते हैं, है ना। फिर है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो आपको सबको पता ही है। ओके गाइस, तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया, अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।